February 1st। आज है बजट। क्या है सीतारामन जी का? ये मिडिल क्लास को क्या सहूलियत देगी? मिडिल क्लास ज्यादा खर्च करता है बनिस्बत की हायर क्लास से। ये सिंपल टैक्स लॉ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि का खाना खाता है तो उसका 40% टैक्स दे देगा, एक अमीर है तो भी 40 इनकम टैक्स आप एबॉलिश कर दीजिए। वेलकम व्यूअर्स, गोलगप्पे के परिवार, कैसे हैं आप? February 1st। आज है बजट। देखिए, मैंने मागा का कैप पहना है, तो जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहाँ पे हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन करने आए हैं। और इंडिया ग्रेट तभी होगी जब सभी के घर में सुख संपत्ति और गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम होगा कि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो भारत में जो मेजर बजट का डिस्कशन होता है दैट इवॉल्व्स अराउंड द मिडिल क्लास। हमारे मिडिल क्लास जो पिछले 8-10 सालों से काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहे थे, खासकर जैसे हमारे अपोजिशन के नेता का कहना है गब्बर सिंह टैक्स। सो व्हेन जीएसटी केम एंड ऑल दोज थिंग्स केम, मिडिल क्लास काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो उन सभी प्रेशर को निगेट करते हुए सरकार ने ये बजट में क्या उनके लिए कुछ रखा है या नहीं रखा है, इसकी बात हम करेंगे हमारे मित्र और आर्थिक सिस्टम के जानकार श्री मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी के ऑफिस में मैं ऐसे वॉक इन कर गया, सो आई रियली अपोलोजाइज टू हिम। देखिए, अभी वो पूरे थके हुए हैं, फिर भी वो 2 मिनट हमसे बात करने को रेडी हुए हैं। तो मनोज जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि ये जो बजट आया है सीतारामन जी का, ये मिडिल क्लास को क्या सहूलियत देगी? जी, ये बजट मिडिल क्लास के लिए ही, बल्कि आज के बजट की अगर हम मुख्य बिंदु कहें तो मिडिल क्लास ही है। वो आज का फोकस है, सेंटर सेंटर है। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए न केवल टैक्स में छूट दी गई, और ये टैक्स में छूट बड़ी छूट मान सकता हूं मैं, क्योंकि लगभग 1 लाख रुपए मंथली इनकम वाला व्यक्ति को टैक्स देने की जरूरत नहीं, 12 लाख की छूट की सीमा हो गई। और अगर सैलरीड क्लास है तो 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये स्कीम है। तो ये एक लाख रुपए का इनकम एक सब्सटेंशियल इनकम है। तो नेचुरली ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास के हाथ में एक सब्सटेंशियल इनकम जो है बचेगा। और मिडिल क्लास ज़्यादा खर्च करता है बनिस्बत की हायर क्लास से, या हम धनी वर्ग की बात करें तो इसमें ऐसा होगा कि अगर 1 लाख रुपए अगर उसके पास हाथ में है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी में। और ये इकोनॉमी जो है ग्रोथ लेड, जो इंजन हम कहते हैं ग्रोथ का इंजन, तो विकास का पहिया ज़्यादा चढ़ेगा। और कहा कहा भी जा रहा था कि अभी हाल में डिमांड कम हो रही है कई चीज़ों की। एफएमसीजी के सेक्टर में भी कहा जा रहा था मिडिल इनकम बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में इनकम बच नहीं रही है खर्च करने। तो इस तरह से डिस्पोजेबल इनकम की जब वृद्धि होती है मिडिल क्लास में, तो नेचुरली बहुत सारे सेक्टर एक साथ बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मिडिल क्लास की ही बात करूं तो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस, उनके जो इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस की लिमिट 50,000 से 1 लाख करी है। तो नेचुरली ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा, जो खासकर पेंशन या एफडी के पैसे पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो जो पैसा बचत करके मिडिल क्लास रखता है सीनियर सिटीजन के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए, तो उस पर भी एक बड़ा, कई दवाओं पे बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके अतिरिक्त मिडिल क्लास को इसके अतिरिक्त भी कई बेनिफिट या योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है, वो भी अब उसका दायरा बढ़ाने की बात की है। तो इस तरह से ये बजट जो है मिडिल क्लास को सेंटर में या फोकस में रख के बनाया गया। और नेचुरली ये 8वां लगातार बजट है हमारे माननीय वित्त मंत्री का, और इस मोदी सरकार 3.0, तीसरी बार जो सरकार बनी, उसका पहला बजट है।
तो ये सरकार को ये पहले बजट में ये सुविधा होती है या ये फ्रीडम होती है कि वो लॉन्ग टर्म 4 साल या 5 साल के विजन के साथ काम करे। तो ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी खर्च करने की बात कही गई है, और खासकर वैसे क्षेत्र जो विकास के दायरे में थोड़ा पीछे हैं। वैसे इसको कहा जा रहा है कि चुनाव से भी संबंधित है, लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं उनके विकास के लिए। तो नेचुरली मिडिल सेक्टर लेड ग्रोथ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ, और दिस कंजम्पशन लीडिंग टुवर्ड्स हायर एक्सपेंसेस which will lead to further manufacturing and other activities. So economic engine will move on, and that is the target. अगेन द बजट इज, बजट को हम कहें कि बैलेंस्ड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम फिस्कल डेफिसिट को काफ़ी हद तक नीचे लाने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस ग्रोथ में कई बार सरकार जो है वित्तीय अनुशासन की सीमा भी लांघती है, लेकिन इस विकास के बाद मिडिल जो मध्यम वर्ग है उसको लाभ देने के बाद हम वित्तीय अनुशासन का भी अनुपालन साथ में कर रहे हैं। 4.8% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, ये अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंजेंट लक्ष्य है, और सरकार लगातार उस परसेंटेज को डाउन करते जा रही है लगातार 3-4 वर्षों से। तो एक तरफ तो हम मिडिल क्लास के लाभ के लिए जो भी कर सकते हैं सरकार के योजनाओं में और टैक्स में वो भी कर रहे हैं। और एक घोषणा और हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नई इनकम टैक्स एक्ट आने वाली बात है। तो नया बिल जो है अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सरल टैक्स रिजिम, या कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम, इनकम टैक्स की बात, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, वो होने की उम्मीद भी है। जी। तो आप इनकम टैक्स को भी बहुत अच्छा से समझते हैं, और आपकी पढ़ाई भी है, और आप केसेस भी फाइट करते हैं। तो आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बजट तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन इनकम टैक्स रिफॉर्म में ऐसा 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा है, आप कृपया उस पर डिस्कस करें। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि सिंपल टैक्स लॉ एक अपने आप में विरोधाभास है। जहाँ टैक्सेशन का लॉ है वहाँ सिंप्लीफिकेशन बहुत मुश्किल है, और अगर सरकार सरल करेगी तो उसको वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो ये तो सिंपल टैक्स लॉ, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ये जरूरी है, क्योंकि लगातार ये जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है कि इसमें कम से कम सैकड़ों बार परिवर्तन होते रहते हैं, हर फाइनेंस एक्ट से चेंज होता रहता है, तो ये टैक्स थोड़ा सा कानून जटिल हो जाता है। उसके अलावा आज की ग्लोबल इकोनॉमी के हम संदर्भ में देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से इंटीग्रेटेड हो गई है, हमारी इकोनॉमी भी बाहर से, तो उसमें टैक्स की बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय पहलू हैं। हमारे डायरेक्ट टैक्स में दूसरे देशों के साथ हमारी संधियां भी हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हैं हमारे। तो एक उसके संदर्भ में भी हमारे टैक्स लॉ को सही करने की ज़रूरत है। उसके अतिरिक्त हम सिंपल टैक्स से ये समझते हैं कि जो टैक्स दाता है, जो कर दाता है, वो अपनी जिम्मेवारियों को स्वयं समझ सके कि हमें कितना टैक्स देना है, और कितना टैक्स देना है वो इस जटिलता में न रहे कि वो अनिश्चितता में न रहे। उसके लिए क्या है कि रेट को बहुत अलग अलग तरहों पे, अलग अलग स्तरों पे, उसके अलावा तो उसको एक सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि टैक्स के बारे में हम थोड़ी सी निश्चिंतता अपने तरफ से कर सकें, अपना गणना खुद कर सकें। जैसे कि आज की डेट में सैलरी वाले लोग अपने आप भी अपनी टैक्स की गणना कर सकते हैं, मोटा अंदाज लगा के। उसी तरह से व्यापारियों को भी एक अंदाजा रहे क्या छूट उनको मिल रही है, क्या नहीं है, क्या एक्सपेंसेस अलाउड हैं, क्या नहीं अलाउड है। तो इस तरह की जो कई एक्सेप्शंस क्रिएट कर जाते हैं कि कानून की धारा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रोवाइजोस करके उसकी, तो इस चीज को सीमित करने की जरूरत है। उसके अलावा हमारा इकोनॉमी भी थोड़ा जटिल है, कई सेक्टर्स को हम छूट देने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि बैकवर्ड एरिया है उसमें टैक्स की विशेष छूट है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों को हम विकसित करने के लिए कुछ सेक्टर्स जैसे कि मत्स्य है या बाकी क्षेत्र, तो सेक्टर वाइज भी हम कई एक्सेप्शंस वगैरह क्रिएट करते हैं।
अपवादों को कम करने की जरूरत है। हमारे कानून में क्या होता है कि एक प्रावधान होते हैं और उसके दर्जन अपवाद होते हैं। तो अपवादों को कम करने की जरूरत है जिससे कि लोगों को सरलता से समझ में आए। सरकार की नीति के तहत ये टैक्स जो है नागरिकों को भी समझ में आए। केवल टैक्स जो है केवल प्रैक्टिशनर्स के लिए या वकीलों के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए न हो। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमारा टैक्स जो है प्रोग्रेसिव हो, और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ये भी जरूरी है कि हमारे टैक्स रेटों को थोड़ा रैशनलाइज किया जाए। कई जगह टैक्स रेट अंतर्राष्ट्रीय हमसे ज्यादा भी टैक्स रेट वाले कंट्रीज हैं। यूरोप के कई कंट्रीज में 50% तक रेट है, और कई कंट्री में जीरो टैक्स रेट भी। तो हमको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नीड्स हैं या सरकार को जो रेवेन्यू की आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव टैक्स लॉ की जरूरत है। और इसके लिए नया टैक्स कानून आ रहा है, तो हम उम्मीद रखते हैं। और ये कानून जब बनने की प्रक्रिया होगी, जैसा कि हर एक लॉ को पास करते हैं, तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें करदाता हैं, सरकार के लोग हैं, सैलरी वर्ग का वर्ग है, सैलरीड क्लास है, पेंशनर्स क्लास है, बिजनेस क्लास है, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सबसे कंसल्टेशन होगा। और इसमें हम लोग अपनी राय एक एक डिटेल्स के साथ उसमें रखेंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन मीन्स क्लैरिटी नंबर वन। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, and it should not be clear only to the government or the legislature or the tax authority. It should also be clear to the taxpayers also, because taxpayers should not understand that it's a cobweb, मकड़जाल है जो किसी को समझ में नहीं आता और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील ही समझा पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छा आपने कहा मनोज जी। फॉर एनआरआईज, हमारे जैसे एनआरआईज, हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं जब भारत में अगर कुछ इनकम करता हूँ, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे मैं कुछ समय के लिए अगर कोच बनकर या कंसल्टिंग करके मैं अगर यहाँ आता हूँ, तो हम जो फॉर्म फाइल करते हैं 1040 वहाँ पर होता है आईआरएस का, उसमें 2 या 3 पेज और जुड़ता है जिसको इंडियन टैक्स, चूँकि हमारा जो अमेरिका और इंडिया का टैक्सेशन बहुत इजी हो गया है, तो अगर आप यहाँ कमाते हैं तो वहाँ टैक्स नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका जो ये फॉर्म है ITR-1 फॉर्म, इसमें अभी भी बहुत जटिलताएं हैं। तो होपफुली जो सीतारामन जी और अब इनकम टैक्स जो लॉ आ रहा है इसको रिफॉर्म करेंगे। लेकिन तो ये तो हो गया श्रोता के लिए। अब जो मेरा अगला प्रश्न है वो है कि देखिए, एक हमारे बहुत ही जानकार और नॉलेजेबल और अब तो बुजुर्ग हो गए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। वो हार्वर्ड में पढ़ाए हैं, सब कुछ किए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इनकम टैक्स को सरकार को अबॉलिश कर देना चाहिए बिकॉज वो टोटल जीडीपी का बहुत स्मॉल परसेंटेज है। एंड ही इज सजेस्टिंग कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन हो। लाइक एक गरीब भी अगर 5 रुपए का खाना खाता है तो उसका 40% टैक्स दे देगा, एक अमीर है तो भी 40। इनकम टैक्स आप एबॉलिश कर दीजिए कि मिडिल क्लास को प्रेशर ना हो और सबको लगे कि वो भारत के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कराए। क्या ये यूटोपियन विचार है या आप समझते हैं इस पे आप कुछ बोलिए। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो विचार है वो एक तरह से विचारधारा है कि टैक्स को एक ही आधार पे लगना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारी जो इकोनॉमी है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और इसमें हम इनकम के कई स्रोत हैं, इनकम के कई लेवल्स हैं। तो हम एक यूनिफॉर्म, वो हो सकता है कि वो विचारधारा अभी कारगर न हो, वो समय के साथ उसकी भी टेस्ट की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में उसको लागू करना इतना सरल नहीं है और उतना प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि वो अभी आज की डेट में जो इनकम टैक्स का लॉ है, जिसमें हम प्रोग्रेसिवली टैक्स करते हैं, जो लो इनकम ग्रुप है उसको हम टैक्स नहीं कर रहे हैं। जैसे अब 12 लाख हो गया, पहले 7 लाख था, तो वहां तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हम जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं उनको हम 30% भी टैक्स करते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स लॉ है। जो ज्यादा इनकम अर्न करता है वो ज्यादा लायबल है, और जैसे हम टीडीएस भी देते हैं।
जो उच्च इनकम देते, जो उच्च इनकम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये टैक्स रिजिम हमारा टेस्टेड है और अभी चल रहा है। इतनी बड़ी चेंज करने के लिए शायद अभी हमारा इकोनॉमी तैयार नहीं। तो आपने तो श्रोतागण, आप इस पे और डिटेल में, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो हम लोग इनकम टैक्स एबॉलिश पे और डिटेल में एक व्यापक डिस्कशन करेंगे मनोज जी के साथ। तो इसी के साथ देखते रहिए गोलगप्पे, नए नए टॉपिक्स लाएंगे हम। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, ये आपका घर का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब।